नमस्कार साथियों, आज वीडियो की इस पार्ट में मैं आपसे आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ इन धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट का जिक्र करूंगा, जिसके माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से इन मुकदमों के अंतर्गत आदमी बरी हो सकता है, आरोपी को बरी किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है और जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें ऐसा बताया गया कि कौन कौन से आवश्यक तत्व एलिमेंट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको इन धाराओं के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। इन धाराओं को हम एक एक करके समझेंगे और हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 420, 467, 468 और 471 से संबंधित, तो क्या कहते हैं कि किन कंडीशन में ये दर्ज हो सकता है, आरोपी को सजा दी सकती है और कब आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे कोई धोखाधड़ी की बात आती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा बताया कि उसने मेरे को ऐसा बोला था, ऐसा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी भी व्यक्ति से एक हीरे की अंगूठी खरीदी और साथियों आपने उससे रिसिप्ट भी लिया, उसने आपको रिसिप्ट दिया कि अंगूठी हीरे की है। अब आपको जानकारी नहीं है कि अंगूठी हीरे की है या फिर कोई दूसरा नग है ये, और आपने उसको किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब जो तीसरा व्यक्ति है उसको जानकारी है, उसको समझ है हीरे की कि ये हीरे की अंगूठी क्या होती है, जो दूसरा नग होता है वो कैसा होता है। अब उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि नहीं, अंगूठी हीरे की नहीं है और आपने उसके साथ धोखाधड़ी किया है, तो साथियों हो सकता है कि वो पुलिस में जाए और आपके खिलाफ 420 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का प्रयास कराएगा, दर्ज करने का प्रयास कराएगा। तो क्या साथियों आपको 420 के अंतर्गत दोषी साबित किया जा सकता है, 420 के अंतर्गत आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इस कंडीशन में? तो इसका जवाब आपको बताऊंगा मैं जब आपको इन 420 का आपको मैं विवरण बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि आपके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। साथियों, और मुझे ऐसा भी विश्वास रहता है कि जब भी इस तरह की शिकायतें पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस न केवल 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करती है, बल्कि 420 के साथ साथ 467, 468 और 471 इन सभी धाराओं को लगा दिया जाता है। इवन चार्जशीट पेश करते समय भी पुलिस के द्वारा धाराओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद 173 के अंतर्गत कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि इन धाराओं के अंतर्गत इस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि 420 क्या होता है। 420 को आईपीसी में क्या बताया गया है कि 420 का मुकदमा कब दर्ज किया जा सकता है और किस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो कोर्ट आपको बरी कर देगी 420 के अंतर्गत। साथियों, 420 की जो परिभाषा दी गई है आईपीसी में वो है छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करना। अब साथियों, इसका सिंपल सा मतलब है, जो पहला वर्ड यूज किया गया है छल करना, ये जो छल करना वर्ड है ये हमारे आईपीसी में 415 में बताया गया है कि छल करना क्या होता है। साथियों, 420 के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वहाँ पे छल किया गया है। लेकिन हो सकता है पुलिस ने कई बार झूठा मुकदमा बना दिया हो या फिर बिना किसी आधार के मुकदमा दर्ज कर दिया हो आपके खिलाफ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इनमें समझेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि छल की क्या परिभाषा दी गई है हमारे आईपीसी में। साथियों, छल का जो मतलब होता है कि कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक किसी भी व्यक्ति को धोखा देना, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे। यहाँ पे संपत्ति हो सकता है, कोई दूसरी भी चीजें हो सकती हैं। तो साथियों, यहाँ पे ये बताया गया कि छल होता है। अब अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो छल का मतलब होता है धोखाधड़ी या प्रवंचना। साथियों, अगर किसी भी मामले में अगर धोखाधड़ी की गई है तो ही 420 के अंदर का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर वहाँ पे कोई धोखाधड़ी या प्रवंचना नहीं है तो उस व्यक्ति के खिलाफ को 420 के अंतर्गत प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। साथियों, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये है मनोरंजन सिन्हा विरुद्ध विशंबर लाल 1979 का जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया है कि प्रवंचना आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और यदि इसका अभाव है तो उस व्यक्ति को 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषी साबित नहीं किया जा सकता है।
साथियों, ये तो था पहला पॉइंट कि इसके लिए धोखाधड़ी का होना अनिवार्य है। अब साथियों, जो दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें एलिमेंट है वो है आपराधिक आशय। अब साथियों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई भी कृत्य किया गया है और वहां पे आपराधिक आशय प्रतीत नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जब वो कृत्य किया गया तो उस व्यक्ति का शुरू से ही ऐसा इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले व्यक्ति को धोखा देना है। अब तो उस व्यक्ति के खिलाफ 420 के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। साथियों, इस बारे में एक पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है और इसमें ऐसा बताया गया है कि जहां अभियुक्त के आपराधिक आशय का कोई स्पष्ट एवं निश्चायक साक्ष्य नहीं है, वहां अभियुक्त को आईपीसी की धारा 420 के दंडनीय अपराध में दोषित नहीं किया सकता है। तो साथ ही हमने जो यहाँ पे बताया है कि आपराधिक आशय मतलब उसका शुरू से ही ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को झूठ बोल के, छल करके, उसको धोखाधड़ी करके उसके साथ ऐसा प्रतीत करना है कि उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना है। अब साथियों, हमने जो आपको आपराधिक आशय जो वर्ड बताया है और जो इसके पहले हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अंगूठी को लेके, तो साथियों यहाँ पे चूंकि आपको पहले से ऐसा नहीं पता था कि जो अंगूठी आपको दी गई है, जो आपने खरीदी है, वो हीरे की नहीं है और आपने जब तीसरे व्यक्ति को बेची तब उसने बताया कि अंगूठी हीरे की नहीं है। तो चूंकि आपका आपराधिक आशय नहीं था, क्योंकि आपको खुद ही जानकारी नहीं थी इस बात की कि जो अंगूठी आप तीसरे व्यक्ति को दे रहे हैं वो हीरे की अंगूठी नहीं है, तो साथियों इस कंडीशन में आपको धारा 420 के अंतर्गत प्रोसिक्यूट नहीं किया सकता है। इसका जवाब ये है। अब साथियों, इसके लिए जो तीसरा एलिमेंट है कि कोई भी जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, जो ऐसा कृत्य कर रहा है, जो किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी कर रहा है, वहां पे सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होना चाहिए। अगर उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है आपके इस कृत्य से, आरोपी के इस कृत्य से, तो वहां पे 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। साथियों इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये मोहम्मद इब्राहिम व अन्य विरुद्ध बिहार राज्य के नाम से है। ये 2009 में जजमेंट पास हुआ था और इसमें ऐसा बताया गया है कि आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में प्रमाणित करने के लिए प्रवंचित किए गए व्यक्ति के साथ छल करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को क्षति या अपहानिकारिक हुई हो। साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे कोई हानि नहीं होती है तो वहाँ पे उस व्यक्ति को 420 के अंतर्गत प्रोसिक्यूट नहीं किया सकता है। अब साथियों ये तो हमने समझा कि 420 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। अब साथियों हम समझते हैं 467, 468 और 471। साथियों ये जो धाराएं हैं ये कूट रचना से संबंधित हैं और इन धाराओं के बारे में हमने देखा है कि जहां कहीं भी धोखाधड़ी शब्द आता है वहां पे पुलिस के द्वारा अनावश्यक तरीके से 467, 468 और 471 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आपको मैं छोटा सा केस बताता हूं कि वो उस केस में पुलिस ने किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया और जब कोर्ट ने जजमेंट पास किया तो पुलिस के द्वारा जो धारा लगाई गई थी उनको हटा दिया गया। साथियों क्या हुआ, कुछ दिनों पहले एक केस था, उसमें एक व्यक्ति जो कि जमीन का मालिक था और उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो जमीन है उससे पहले किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था। उसके बाद उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि वो जमीन दूसरे को बेच चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति ने वही जमीन किसी तीसरे व्यक्ति को फिर से बेच दिया। अब साथियों यहाँ पे पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया वो 420, 470, 468, 471 में दर्ज किया गया, क्योंकि ऐसा बताया गया कि उसने धोखाधड़ी किया और कूट रचना किया है। अब साथियों जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने वहाँ पे क्या कमेंट किया इसमें कि प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमीन उस व्यक्ति के नाम अब नहीं है, लेकिन उसने ये जानते हुए भी कि जमीन उसके नाम नहीं है वहाँ पे उसने बेच दिया तीसरे व्यक्ति को, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे धोखाधड़ी हुई है। तो साथियों यहाँ पे 420 का मुकदमा बन रहा है, लेकिन पुलिस ने जो 467, 468 और जो 471 का जो धाराएं लगाई हैं वो अनावश्यक रूप से लगाई हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई कूट रचना नहीं किया है, क्योंकि उसने जो रजिस्ट्री किया है रजिस्ट्री उसने खुद नहीं किया है, रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है और ना तो उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट में कोई कूट रचना किया है या फिर कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया है जिससे प्रतीत हो कि हाँ उसने कोई कूट रचना किया है। तो इस कंडीशन में साथियों ये जो मुकदमा दर्ज किया गया ये कि इसमें जो उस व्यक्ति को जो इसमें जिसने इस तरीके से फ्रॉड किया था उसको केवल धारा 420 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया, बाकी धाराओं के अंतर्गत उसको बरी कर दिया गया।
अब साथियों आजकल अक्सर देखने में ऐसा आता है कि जमीन जायदाद के मामले में पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से जमीन खरीदी 50 लाख रुपए की और आपने उसके बाद जमीन अपने नाम करा लिया और सामने वाली पार्टी को अभी तक आपने केवल 20 लाख रुपए ही दिए हैं, 30 लाख रुपए आपने नहीं दिया है। तो कई बार हमने ढेरों मुकदमे ऐसे देखे हैं कि पुलिस के द्वारा उस कंडीशन में 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के मामले में अगर आपको भी फंसाया गया है तो आपके खिलाफ क्रिमिनल का जो मुकदमा है आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया ही नहीं जा सकता है। और अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो आप उसको हाई कोर्ट से 482 के अंतर्गत आप उसको क्वेश करा सकते हैं। इसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ऐसा कमेंट्री किया है कि ये जो सिविल नेचर के जो मुकदमे होते हैं उनको अपराधी बना करके मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। और जहां तक ये जमीन में जो पैसे ना देने वाली बात है तो उस व्यक्ति को जो कि जिसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसे सिविल कोर्ट जाना चाहिए और उसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत उसे कार्रवाई करना चाहिए और उसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहना चाहिए, ना कि वो आपराधिक कार्यवाही कर सकता है। तो साथियों अगर आपके खिलाफ या फिर आपके जानने वालों के खिलाफ जिनको आप जानते हैं उनके खिलाफ भी केवल जमीन के मुकदमे में इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है 420 का कि वो पैसा वापस नहीं कर पाए हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। इस कंडीशन में मुकदमा आईपीसी की धारा के अंतर्गत दर्ज किया ही नहीं जा सकता है, केवल उसके खिलाफ सिविल कार्रवाई की जा सकती है सिविल कोर्ट में। तो साथियों अब हम समझते हैं कूट रचना जो कि 467, 468 और 471 में है। साथियों जो कूट रचना है वो 463 और 464 में बताया गया है कि कूट रचना क्या है। कूट रचना का मतलब होता है किसी भी दस्तावेज में कुछ ऐसा चेंज कर देना कि जिससे सामने वाले को ऐसा प्रतीत हो कि वास्तव में सही है। एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने वसीयत लिखी, उसके 3 बेटे हैं, उसने वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद जो मेरी वसीयत है, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो का खा गा, मेरे 3 बेटे हैं, इन तीनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब साथियों यहाँ पे खा ने क्या किया, यहाँ पे उसने गा का नाम हटा दिया, एक पेन से मतलब या फिर मार्कर से या फिर ऐसा कुछ कर दिया, कूट रचना कर दिया कि उस वसीयत में ऐसा दिख ही नहीं रहा कि गा भी है। अब उस वसीयत को पढ़ने में ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी का और खा इन दोनों को बांट दीजिए और बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे जो खा ने जो किया है वो साथियों यहाँ पे उसने जो एक्ट किया है वो 467, 468 के अंतर्गत उसको दोषी साबित किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे उसने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया, जैसे हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि जहाँ पे कोई कूट रचना ना की गई हो तो वहाँ पे उस कंडीशन में उस व्यक्ति को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। साथियों इन मामलों में कूट रचना के बारे में ऐसा बताया गया कि कूट रचना के लिए जो आवश्यक एलिमेंट है, पहला तो ये है कि मिथ्या दस्तावेज तैयार करना, जो पहला आवश्यक एलिमेंट है कि कोई भी झूठा दस्तावेज तैयार करना। हमने ऐसा आपको बताया कि वसीयत को अगर गलत तरीके से तैयार किया जा रहा है, उसको उसमें काट छाट की गई है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे मिथ्या दस्तावेज हो जाएगा। और दूसरा है कि वो जो किया जा रहा है वो इस आशय से किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो। तो साथियों जो वसीयत को जो हमने किस्सा बताया तो उसमें कहीं ना कहीं गा को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वसीयत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गा को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे गा को नुकसान होगा। अब साथियों हम देखते हैं कि इन 470, 468 और 471 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उनका क्या कहना है। साथियों जो 467 को पहले समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है आईपीसी में, इसकी परिभाषा ये बताया गया है कि कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, बिल आदि इत्यादि कूट रचना करना। इसमें साथियों 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और इसी तरीके से जो 468 है उसमें है कि छल के प्रयोजन से कूट रचना करना, इसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और जो 471 है उसमें ऐसा है कि जो भी कूट रचित दस्तावेज है उसको असल उपयोग में लाना, इसमें वही सजा होगी जो कि सजा 467 और 468 के अंतर्गत दी गई। साथियों अगर आप खिलाफ इन मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है शीला सेबेस्टियन विरुद्ध आर जवाहर राज व अन्य 2018। साथियों ये एक आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ऐसा बताया गया है कि किस कंडीशन में 467, 68 और 71 में आरोपी के खिलाफ उसको दोषी साबित किया सकता है और कौन सा एलिमेंट अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को उस केस से बरी किया जाना चाहिए। साथियों इसमें ऐसा बताया गया है कि
जहाँ पे इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है वहाँ पे कूट रचना का प्रमाणित होना जरूरी है। अगर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे कूट रचना नहीं की गई है तो उस व्यक्ति को उन धाराओं में दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसके अलावा दूसरा है कि जो कूट रचना की गई है वह झूठा और कूटरचित हो, और इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि उसके उपयोग से किसी भी व्यक्ति को हानि हो रही है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कूट रचना का आरोप उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता है जो मिथ्या दस्तावेज का निर्माता नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई कागज कहीं दूसरी जगह से आया और उसे ये जानकारी नहीं कि झूठा कागज है, इस कागज में कुछ ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए, जो वास्तव में जो प्रोसेस के अगेंस्ट है, अब वो व्यक्ति उस कागज को कहीं दूसरी जगह यूज करता है तो उस व्यक्ति को कूट रचना के आरोप में उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो मिथ्या दस्तावेज है वो तैयार नहीं किया है। साथ ही एक जजमेंट है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, इसमें जबलपुर से ये जबलपुर का है। इसमें ऐसा बताया गया कि गजराज सिंह व अन्य मध्य प्रदेश राज्य के नाम से है, जिसमें ऐसा बताया गया कि कूटरचित दस्तावेज और कूट रचना के संबंध में विस्तृत प्रतिपादित करते हुए संबंधित धाराओं के आवश्यक घटक उल्लेखित किए गए हैं और प्रतिपादित किया है कि यदि किसी ऐसे जो घटक हैं अगर वो उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को इन धाराओं के अंतर्गत प्रोसिक्यूट नहीं किया सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमने जो बताया कि कौन कौन से जजमेंट हैं और इन धाराओं में इनका जो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए हैं अगर वो उपस्थित नहीं है तो उन धाराओं में निश्चित तौर पर आरोपी को बरी किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया गया होगा तो निश्चित तौर पर आप इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और हाई कोर्ट का उपयोग करेंगे और निश्चित तौर पर जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो आपके पक्ष में होगा। साथ ही इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी या अन्य कुछ सब्जेक्ट से संबंधित हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, या फिर आपके और भी कुछ सवाल हैं, आपका जो केस आप समझना चाहते हैं, उसमें कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।